पेज नंबर 68 निकालेंगे जी। पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 13 एसेट साइड की लास्ट आइटम। ध्यान से पढ़ेंगे। पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 13 एसेट साइड की लास्ट आइटम। इसमें लिखा हुआ है पेटेंट्स 20,700 और सर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बताइए इसको बांटने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे। पेटेंट दिया हुआ है 20,700, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके रिगार्डिंग, तो इसे बांटने के लिए बताइए क्या एंट्री पास करेंगे। डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ जी सर एसेट साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट। और कोई आंसर? दो आंसर आएंगे अभी तक। पहला आंसर है कि सर बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दो, चुपचाप कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। दूसरा आंसर आया है कि सर पेटेंट अकाउंट को डेबिट करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो। कोई तीसरा आंसर? कोई तीसरा आंसर? देखिए ये वाला आंसर तो सरासर गलत है। रीजन क्या है सर, पेटेंट एसेट साइड में है तो पेटेंट ऑलरेडी डेबिट बैलेंस के, अब दोबारा डेबिट करके उसको और बढ़ा दोगे, खत्म तो नहीं होगा वो। तो अगर आपको आंसर बोलना ही था तो आपको ये आंसर बोलना चाहिए था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। अच्छा चलिए खैर, अब ये वाली गलत क्यों है इसका आंसर मैंने बता दिया। अब इसका करेक्ट आंसर है वो ये, डाउट लूंगा मैं एक्सप्लेनेशन के बाद। इसका करेक्ट आंसर ये है कि सर इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखना है, कोई एंट्री पास करनी ही नहीं। रीजन समझिए क्या है भाई, पेटेंट को क्यों खत्म करें, रीजन बताओ। एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए बिल्डिंग दे रखी है और उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या बिल्डिंग बांट देते हैं पार्टनर्स में? तो फर्म की बिल्डिंग है, उसमें बिजनेस करना है हमें। मशीन लिखी है बैलेंस शीट के अंदर, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या मशीन बांट देंगे पार्टनर्स में? नहीं, बिजनेस करना है उससे हमने, मशीन रहेगी बिजनेस के अंदर। बिल्कुल उसी तरीके से पेटेंट्स इंटेंजिबल है तो क्या हुआ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। इंजीनियर को पेमेंट करी है हमने, साइंटिस्ट को पेमेंट करी है हमने, तो जाके वो पेटेंट खरीदा और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए खरीदा। कि साइंटिस्ट को हमने दिए सपोज 5 करोड़ रुपए, उसे कहा कि 5 साल तक जितने भी तुम्हारे पेटेंट्स है उसको हम यूज करके मशीनरी बना करके बेचेंगे, और अब इसको 3 साल हुए हैं, 2 साल बचे हुए हैं, तो पेटेंट हमारे पास एक नॉर्मल एसेट की तरह है, वो भी क्यों खत्म करें उसको? समझ पा रहे हो? खत्म कौन सी एसेट को किया जाता है सर ये बताओ फिर? फिक्टिशियस एसेट। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? व्हिच हैज जीरो रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पी&एल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ऐसी आइटम इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, ऐसी आइटम को ही खत्म किया जाता है, बाकी के एसेट्स को खत्म नहीं किया जाता। तो मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा होता तो भी खत्म नहीं करते, बैलेंस शीट में लिख देते। कॉपीराइट लिखा होता, ट्रेडमार्क लिखा होता, पेटेंट लिखा हुआ है, ये नॉर्मल एसेट्स की तरह बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होंगी, खत्म नहीं किया जाएगा इसको कोई बेकार के एसेट समझ कर। ये कोई लॉसेज नहीं है, नॉर्मल एसेट्स। ये डाउट था कि स्टूडेंट का डाउट पूछ रहे थे आप कुछ? सर मैं पूछ रहा था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट क्यों किया था पेटेंट? सर मतलब अगर तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता, जब अगर तो पेटेंट्स बढ़ती तो क्रेडिट और पेटेंट कोई ऐसी एसेट नहीं है जो बढ़ेगी। मैं बताया आपको कि सर मैंने इंजीनियर को 5 करोड़ रुपए दिए, उसने जो भी डिजाइन की मशीन बनाई है, और मैंने कहा कि ये डिजाइन की मशीन अब मेरी कंपनी की, मेरी ब्रांड से बिकेगी, जो प्रॉफिट होगा मेरा होगा। उसको 5 करोड़ रुपए दे दिए 5 साल के। अब मेरे लिए वो एक एसेट है, खर्चा है लॉन्ग टर्म वाला, इसको मैं धीरे धीरे राइट ऑफ करूंगा, इसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो 1 साल के बाद इस पेटेंट की वैल्यू 4 करोड़ रह जाएगी, फिर 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 3 करोड़ रह जाएगी, ऐसे करते करते दिन जीरो हो जाएंगे, वैल्यू तो बढ़नी ही नहीं है। अल्टीमेटली फ्यूचर का एक्सपेंस ही है, करेक्ट? इसको राइट ऑफ करेंगे अगले साल, तो एक्सपेंस की वजह से कैपिटल कम ही होती है। अच्छा ठीक है। क्लियर हो गई बात?
तो उसका करेक्ट आंसर ये है, ध्यान रखना, ठीक है जी। पेटेंट्स को नहीं बांटना, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना बैलेंस शीट। सर हाँ जी ये वाला टॉपिक आ रहा है कि इसका जो अब आप करा रहे हो? बिल्कुल। सर मेरे तो यहाँ पहले पे तो हमें पता था कि ये डिलीट हो गया। नहीं, मैंने कहा कि नोटिफिकेशन ये आई हुई है कि जुलाई एंड तक कंफर्म किया जाएगा, तो मैं अभी इसलिए कुछ अनाउंस नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, मैं भी खुद वेट कर रहा हूँ। सर मेरी मैम कह रही थी लेजर में आएगा, जर्नल एंट्री आएंगी सर। जो अभी तक देखो, जब तक सीबीएसई की नोट को ना मेरी मानो ना टीचर की मानो, सीबीएसई वेबसाइट की मानो, जो उस पे लिखा हो वो सही है। मैं उससे कुछ अलग बोल रहा हूँ तो मैं गलत, ठीक बात है। तो उसका वेट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। यानी कि सर वो जुलाई एंड तक आएगा जो भी नोटिफिकेशन आएगा। हाँ जी। जुलाई एंड तक आएगा जो जुलाई एंड तक बोला हुआ, जुलाई में कभी भी आ जाएगा उनके साथ। मे बी बस डेट एक्सटेंड ना करता हूँ, डेट होने के बाद राइट एक्सटेंड करने का भी। चलिए एक 66 पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 6 में केस नंबर 6, पेज नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 6 में केस नंबर 6। सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी हुई है 3,30,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 3 लाख बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। मार्केट वैल्यू हो गई है 3,30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना हुआ है 20,000। इसके में तो क्या सीखा था हमने कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है 3 लाख से 3,30,000 हो गई, 30,000 से वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट में डेबिट होगा। एसेट की वैल्यू बढ़ना ही प्रॉफिट वाली बात है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता। सर रिजर्व तो अनयूटिलाइज रह गया, कोई यूज ही नहीं है इसका, तो उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाता। ये आंसर सीखा था। इसमें तो कोई डाउट क्या है स्टूडेंट का कि सर जो आप 30,000 का प्रॉफिट बुक कर रहे हो ये गलत प्रॉफिट, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट तो अभी तक बिकी ही नहीं है, जब बिकेगी तो बिकेगी 3,30,000 की, अभी थोड़ी ना बिक गई है, तो आप 30,000 का प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हो विदाउट एडजस्टमेंट। सुना जी ना, जो रिकंस्टिट्यूशन का टाइम है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जो रिकंस्टिट्यूशन का टाइम है, जैसे कि चेंज इन रेशियो, जैसे कि एडमिशन, जैसे कि रिटायरमेंट, जैसे कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस केस में हम एक जनरल रूल को फॉलो ना करते हुए एक अलग रूल को फॉलो करते हैं कि हम सारी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर देखें। इसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ओवररूल कर रहे हो। उसके पीछे रीजन यही होता है कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। परमिशन अलाउड है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अलाउड है, परमिशन है हमें कि अगर चेंज इन रिकंस्टिट्यूशन होता है तो अपनी सारी एसेट्स को, लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर लेकर के जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आया है, देखो उस दूसरा क्वेश्चन सुनो, तो मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि स्टॉक बुक्स में 1 लाख का है लेकिन इसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई है, तो ये भी तो रिकॉर्ड करते हैं 20,000 का गेन। एक्चुअली में ये भी रियलाइज नहीं हुआ, ये भी रियलाइज तब होगा जब बेचेंगे। तो एट प्रेजेंट सिर्फ इस टॉपिक्स के अंदर, इस डिफरेंट, इस अलग सिचुएशन के अंदर ही हमें अलाउड है कि हम सारी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर दिखा रहे हैं, चाहे भले गेन हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। भाई देखा जाए फिक्स्ड एसेट्स के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट वैल्यू देखो ही मत, चाहे मार्केट वैल्यू ज्यादा हो चाहे मार्केट वैल्यू कम हो, इग्नोर कर दो मार्केट वैल्यू, कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करो। ऐसा कैसा हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन हम उसको भी ओवररूल कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू पर दिखा। करंट एसेट्स के लिए फॉलो होता है कि प्रूडेंस, कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो लोअर हो उस पर रिकॉर्ड करो, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं हम, मार्केट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो लोअर हो चाहे वो हाई हो। प्रॉफिट अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड, क्लियर हो गई ये बात? फिर डाउट था स्टूडेंट का, आप कुछ पूछ रहे थे, डाउट बताएं। सर मैंने उसको क्लियर करेगा। हाँ जी, क्लियर करेगा डाउट बताओ। सर ये क्वेश्चन 14 है। बाकी सब 85 पेज नंबर निकाले, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें। सर आपके साथ एक क्वेश्चन और करवाना था, मैं छुड़वाया था एक क्वेश्चन में से।
पेज नंबर 23 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाना था, हमने कहा था पेज 23। यस सर। अच्छा हाँ तो आपने कहा था कि जब ऑफलाइन क्लास होंगी तब हम पेज 23 में क्वेश्चन नंबर 7 वाला जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन तो है ही नहीं 23 पेज में। 23 है, 24 पढ़ने डाल गया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 पे करवाना है। इस टॉपिक का ना पहले तो लोगों को एक बार रिवीजन कराऊंगा मैं इस टॉपिक का, थोड़ा तब कराऊंगा क्योंकि अभी ये टॉपिक मतलब आउट ऑफ माइंड हो चुका होगा मेजॉरिटी के, और ये बिल्कुल लास्ट लेवल वाला क्वेश्चन है उस टॉपिक का, सबके ऊपर से जाएगा। कभी इसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ उस चैप्टर का, उस टाइम मैं टेकअप करूंगा इसको। पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जी एबीसी पार्टनर है फर्म में, 3:1 की रेशो है और बैलेंस शीट दे रखी है। ढूंढिए बैलेंस शीट में से कौन कौन से आइटम हैं जो आपको लग रहा है सर बिना कहे कुछ ना कुछ उसके साथ करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है। जर्नलिज्म बिल्कुल सही जवाब। और गुडविल, ये जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है आपको, कौन से वाली गुडविल है ये, वैल्यूड या अपीयर्ड? अपीयर्ड। क्या करना होता है इसके साथ? राइट ऑफ करना होता है। क्या एंट्री होती है राइट ऑफ? ABC डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो गुडविल बैलेंस शीट की एसेट में है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस की आइटम को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट में क्या आएगा? पार्टनर्स के पार्टनर्स। जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिखे उसका आंसर हर चैप्टर के अंदर सेम है। जब भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिख जाए तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट करो, गुडविल क्रेडिट करो, चाहे कोई भी चैप्टर हो। इसमें कोई केस नहीं है सर ऐसा हो तो ये होगा, ऐसा हो तो वो होगा, ऐसा कोई केस नहीं है इसके अंदर। सिंपल यही केस है। वैल्यूड वाली में वैरायटी है कि एडजस्टमेंट में दे रखी है गुडविल, कभी नया पार्टनर पैसा नहीं लाया या कम लाया, उसमें डिफरेंट केसेस हैं। लेकिन ओल्ड वाली में, पीरियड वाली में एक ही केस है। हमने दो आइटम ढूंढ ली सर कि जर्नलिज्म और गुडविल दो आइटम ऐसी हैं जिसे बिना का एडजस्ट करना होता है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा तब भी एडजस्ट करना होता, खत्म करना होता। आगे बढ़ते हैं। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। तो जिसका शेयर 2/6 था वो पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज्ड बाय 2000। बढ़ाना है सर हमें 2000 रुपए से। इसका मतलब देखो बैलेंस शीट के अंदर झांको सर, हमें टोटल 50,000 रुपए लेने हैं डेटर से। हमें पहले लगता था कि लगभग 7,000 रुपए हमारे मर जाएंगे, अब लग रहा है कि 9,000 रुपए मर जाएंगे, 2,000 रुपए ज्यादा मर जाएंगे। नुकसान वाली बात है। चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 2200 बी प्रोवाइडेड। कोई डैमेज हो गया किसी को हमारी वजह से, उसने हम पर क्लेम मांगा है हमसे और हमें देना पड़ जाएगा, हमें ऐसा लग रहा, अभी तक दिया नहीं है, पेंडिंग, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। चलिए हम इसका रिजर्व बना रहे हैं। नहीं रिजर्व नहीं बना रहे सर एक टाइप का तो वही हो गया ना, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब तो पेमेंट पेंडिंग होता है। मान लीजिए मैंने अप्रैल का रेंट नहीं दिया, उसको भी तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोलूंगा, कोई रिजर्व नहीं है। थर्ड पॉइंट पर आ गए जी, क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000। सर क्रेडिटर जो हैं हमारे 60,000 रुपीस के हैं टोटल, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हो रहा था, हम सारी एसेट्स को देख रहे थे, सारी लायबिलिटीज को देख रहे थे, तो हमने देखा क्रेडिटर्स के अंदर एक ऐसा बिल है जो 12,000 रुपए का है, जो कि 4-5 साल पुराना है। क्रेडिटर से हमारा डिस्प्यूट हो गया था, उसने सामान खराब बेच दिया था, फिर हमने कहा था पैसे नहीं देंगे, फिर उसने पैसे मांगे नहीं, हमने दिए नहीं। 4 साल हो गए इस बात को, अब पैसे देने ही नहीं, इस लायबिलिटी को खत्म करो। क्रेडिटर 12,000 रुपए से कम करना है। प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट हो गया। आगे फोर्थ पॉइंट, एन ओल्ड कंप्यूटर previously written off was sold for 4,200 as scrap। देखो जी क्या कॉन्सेप्ट है सर, मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी हमने और 10 साल की इसकी लाइफ है, ये एस्टिमेट किया, तो हर साल 1 लाख का डेप लगाते जा रहे हैं। आफ्टर 10 इयर्स इसकी बुक वैल्यू 0 हो गई, तो मशीन को उठा के फेंक देंगे? नहीं। मशीन मान लो चल रही है तो ये जो 10 साल का टाइम है ये एस्टिमेशन ही तो है। हो सकता है रियलिटी में 15 साल चल जाए, 10 साल के बाद बुक वैल्यू 0 हो गई,
ताकि मशीन चल रही है तो चलती रहेगी वो, इतना उसको 10 साल बाद फेंक ही देंगे या स्क्रैप ही करेंगे उसको, जब तक मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए कंप्यूटर पड़ा हुआ था पुराना जिसकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी है, इंडक्शन लगा लगा कर बुक वैल्यू 0 हो चुकी है और उसको हमने बेच दिया एज स्क्रैप, तो उसके तो 1 रुपया मिले तब भी प्रॉफिट ही है वो, क्योंकि बुक वैल्यू 0 हो चुकी है। तो जितने में बिका है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है। इसकी जनरल बताएगा कोई बच्चा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। परफेक्ट आंसर है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कंप्यूटर अकाउंट ओपन नहीं करना आपको, कंप्यूटर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, हमें ओपन करके क्या करना है, क्योंकि हमने जैसे ही मतलब समझ लो बेकार कंप्यूटर पड़ा हुआ था देखा उसको बेच दिया, मतलब हमारे बुक्स में थोड़ा कंप्यूटर रेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारे पास कंप्यूटर, हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि पुराना कंप्यूटर बिक गया तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट की किस में रिवैल्यूएशन अकाउंट करिए, ठीक है जी। तो जो थोड़ा सा स्पेशल टाइप की होती हैं, यहाँ पे गलती के चांस पूरे होते हैं, उनका ज़्यादा अलर्ट रहना होता है। अपने अपने अकॉर्डिंग आप मार्क करते रहा करो, कोई नोट्स के अंदर ही जो आपको लग रही कुछ डिफरेंट सी लगी, थोड़ी टफ सी लगी, अलग सी लगी, जो आपको लग रहा है कि शायद ये आंसर में गलत करके आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं जी। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 45, ये वैल्यूड गुडविल है। गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक, अंडरलाइन करें, गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, अंडरलाइन करके लिख दें, प्रिजम्पशन इज इक्वल टू इररेलेवेंट। सर ये लाइन बिल्कुल इररेलेवेंट है, काम की नहीं है, बेकार की लाइन है, क्योंकि ये लाइन नहीं लिखी हो तब भी हमारे अकाउंट्स वैसे ही बनेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे अपने अकाउंट्स में। गुडविल की एंट्री जो हमने सीखी है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट में बिठाओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में बिठाओ, वही एंट्री करनी है हमको, भले ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो। ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि गुडविल अपीयर नहीं होनी चाहिए बुक्स के अंदर, गुडविल अपीयर करके राइट ऑफ करना ये हमारे कोर्स के अंदर है नहीं, आपको लास्ट क्लास में भी नोट कराया था मैंने, अपीयर करने वाला गुडविल का रिलेटेड है टॉपिक से। लास्ट में मांगा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, बनाए फॉर्मेट। बैलेंस शीट के ब्रैकेट में क्या लिखने का मन है आपका बताइए? आफ्टर बीज रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट 2 बार टॉप कॉर्नर्स पर डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर्स उतने कॉलम बनेंगे अमाउंट के। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, 3 कॉलम बनेंगे डेबिट साइड, 3 कॉलम बनेंगे क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अलग से, क्योंकि ये भी अकाउंट है लेजर है, इसलिए टॉप कॉर्नर्स में डेबिट क्रेडिट लिखा जाएगा। लास्ट बैलेंस शीट ब्रैकेट में आफ्टर बी इज रिटायरमेंट, नेक्स्ट लाइन में एज ऑन 1 अप्रैल 2020। सर हम एज एट नहीं लिखते, एज ऑन और एज एट दोनों सेम है। बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम 80,000, अगेन 80,000, देन लास्ट 60,000। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जी हमने। तो कौन कौन से आइटम बिना के एडजस्ट करना आपने बताया था सर? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, मतलब जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, तो जनरल रिजर्व खत्म करने के लिए जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। एंट्री बनी जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री बनी जी। तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व। बांट दीजिए 24,000 को 3 to 1 में,
12,000, 8,000 और 4,000। 12,000, 8,000, 4,000 बाय जर्नलिज्म। तो कंप्यूटर आगे की जरूरी है। नॉइज ज़्यादा हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में आवाज़ सही नहीं आएगी। जितना बर्दाश्त कर पाओ करो, फिर करता हूँ। चल लाइट आ जाए। अगले एसेट साइड की लास्ट आइटम देखें। एसेट साइड के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है गुडविल। मुझे बताइए गुडविल का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट। सर एसेट साइड में हर चीज का डेबिट बैलेंस होता है, तो खत्म करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट। तो डेबिट किसे करूं? पार्टनर। तो गुडविल पीरियड वाली गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि एंट्री के अंदर पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाए। बांट दीजिए 21,000 रुपए को 3 to 1 में। $21,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3 to 1। पिज्जा वाला पॉइंट बहुत कॉमन है, 80% क्वेश्चंस में होता है, बहुत अच्छे से टिक्स हो जाना चाहिए। गुडविल वाला पॉइंट 30-40% क्वेश्चंस में होता है, बहुत इजी है। जब भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिखे आपको इधर लिखना है और कुछ भी नहीं करना। वो डिफरेंट केस है, सर ऐसा होगा तो ऐसी एंट्री हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं करना है इसके लिए। तो जो कॉमन चीजें हैं उसमें तो बहुत अच्छी टिप्स से कमांड बढ़िया तरीके से बनाना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोविजन 2,000 रुपए से बढ़ाना है। मुझे बताइए प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बढ़ाने के लिए क्या करूं? क्रेडिट। प्रोविजन क्रेडिट करूं तो डेबिट क्या करूं? इवैल्यूएशन। माइंड में एंट्री होनी चाहिए तो पोस्टिंग में गलती नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है, प्रोविजन बढ़ रहा है, नुकसान वाली बात है, नुकसान डेबिट में आता है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस नाम से लिखना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। मुझे बताइए बैलेंस शीट में डेटर्स कितने लिखने हैं? 50,000। बिल्कुल सही जी सर, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आता प्रोविजन की वजह से, इस बात का ध्यान रखना है। प्रोविजन अकाउंट में चेंज आया, कितना लिखूं? 9,000। सर 7 था, क्वेश्चन कहता है कि 2,000 से बढ़ा दो, मतलब 9 बना दो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कहता है आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस टू बी प्रोवाइड। सर एक नई लायबिलिटी आ गई आउटस्टैंडिंग क्लेम के नाम से, नुकसान हो गया सर, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग क्लेम सर पर्टिकुलर में आउटस्टैंडिंग क्लेम के नाम से और डैमेजेस भी लिख सकते हैं। हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में क्योंकि लॉस है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। पॉइंट नंबर 3 सर क्रेडिटर्स 12,000 रुपए से कम करने हैं। मुझे बताइए क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस होता है। हर एक लायबिलिटी का, कैपिटल का, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिटर कम करने हैं, तो क्रेडिट नेचर वाली आइटम को कम करने के लिए क्या करूं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर दिया, पूरी वैल्यू तो प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे किस साइड लिखूं? क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। बताइए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना लिखने का मन है? 48,000 सर 60,000 के थे, 12,000 से कम हो गए, 48,000 के बचे।
Point number 4, an old computer previously written off was sold for 4200 as scrap. सर पैसा मिल गया तो उसकी एंट्री डिस्कस हो चुकी है जी। क्या एंट्री डिस्कस हुई थी बताइए। कैश कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4200। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड। सर ये प्रॉफिट वाली बात है। 0 रुपए की आइटम बिक गई 4200 प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। बाय कैश करके लिखो। हाँ जी बाय कैश ब्रैकेट में लिख सकते हैं जी कंप्यूटर सोल्ड। बैलेंस शीट में कैश पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल। कैश 40,200 हो जाएगा। बैलेंस शीट में सर कैश कितना दिया हुआ है? तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश 36,000 रुपीस। 4200 रुपीस आ गए हमारे पास, तो ये बन गया 40,200। फोर्थ अटैचमेंट थोड़ी डिफरेंट तरीके से भी एग्जाम में आ सकती थी। कैसे? पढ़ने ध्यान से सुनेंगे। An old computer previously written off was valued at 4200। चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, आप लोग आंसर देंगे सोच समझ के। was sold for की जगह was valued at 4200। ऐसा अगर होता तो क्या चेंज आता हमारी एंट्री में बताइए। सर नो लॉस नो प्रॉफिट। हाँ जी नो प्रॉफिट नो लॉस। और कोई आंसर? सर वैल्यूएशन डेबिट हो जाता है। सर कंप्यूटर का सर, वो हो कंप्यूटर। जाता अकाउंट। बिल्कुल सही जी। कैश की जगह कंप्यूटर आ जाता बस। नो एंट्री इसलिए नहीं कि सर क्वेश्चन में चेंज तो हुआ है बिजनेस के अंदर। एक 0 रुपए की एसेट की वैल्यूएशन लगाई गई है 4200, इसलिए नो एंट्री बोलना गलत है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बोलना गलत है। सर लॉस थोड़ी ना हो रहा है कहीं से कहीं तक, क्योंकि 0 रुपीस की आइटम की आज की वैल्यू हो रही है 4200, लॉस तो कहीं से कहीं तक नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। कैश नाम की एसेट नहीं आ रही, कंप्यूटर नाम की एसेट आ रही है, एसेट इंक्रीज डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाता है। बैलेंस शीट में कैश में जोड़ने की बजाय कंप्यूटर नाम से गलत एसेट लिख देते हैं। ठीक है, आंसर सेम आता लेकिन आंसर सेम, टोटल सेम आता है। निजाम तक की आइटम टैली करेगा ना, कैश का बैलेंस टैली करेगा, सब कुछ क्लियर हो गई जी बात। चलिए पूरा पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जी। अभी तो जो आइटम बच गई है बैलेंस शीट में लिख लिया उसको बैलेंस शीट के अंदर। बताइए पहली आइटम कैश हो गया, उसके बाद डेटर्स हो गए, यस सर। स्टॉक हो गया, हाँ नहीं हुआ जी। स्टॉक में सर कोई चेंज नहीं है, 36,000 का है एज इट इज लिखिए। फर्नीचर हो गया, नहीं हुआ है सर, एज इट इज लिख लिया फर्नीचर। मतलब सर जिस एसेट में कोई चेंज नहीं है वो एज इट इज कैरी हो रही है। मशीनरी हो गया, नहीं हुआ है सर, ये भी लिखना पड़ेगा 1,40,000। गुडविल हो गया, यस गुडविल हो चुका है। कंप्लीट हो गई जी हमारे एसेट्स है, टोटल करने में सक्षम है आप। आते हैं जी लायबिलिटी साइड पे। पहली आइटम क्रेडिटर्स हो चुका है, उसके बाद बिल्स पेबल हो चुका है, लिख लें बिल्स पेबल 32,000। उसके बाद जर्नल रिजर्व हो चुका है, यस सर। हो चुका है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल किस किस की आनी है बताइए मेरे को। ए और बी और सी। ए और सी, ए इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, दो ही आनी है बस, क्योंकि बी तो रिटायरमेंट लेके जाएगा, कैपिटल तो बचेगी नहीं उसकी। बांट दीजिए प्रॉफिट लॉस इवैल्यूएशन का। तो प्रॉफिट आ रहा है 12,000, 12,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर आता है, ये सिंपल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, प्रॉफिट निकालना है लॉस निकालना। बैलेंसिंग फिगर, इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंस साइड लॉस साइड छोटी है, तो बैलेंस अपने आप प्रॉफिट ही आएगा। इसको लिख सकते हैं आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। सर पार्टनर्स कैपिटल इतना ही है। हाँ जी, पार्टनर्स इतना ही है। अभी 2-3 लाइन और आएंगी इसमें बस। बारह 12,000 को बांटना है जी हमें 3 to 1 में।
क्या ये प्रॉफिट का हकदार बी भी है? यस बी रिटायरमेंट ले रहा है, उसको प्रॉफिट मिलेगा? हाँ जी सर, वो ओल्ड पार्टनर है ना, और जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पास्ट का प्रॉफिट है, तो सारे पास्ट के पार्टनर्स का अधिकार है इसको, एबीसी तीनों को मिलेगा। सिंपल सी बात है सर, रिलेशन में प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो ओल्ड रेशियो में जितने भी लोग होंगे सबको मिलेगा। एंट्री वाले प्रॉफिट की रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। इस एंट्री के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखूं? किस नाम से लिखूं? अभी तक एक भी कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं आया रिटायरमेंट चैप्टर में, आप चेक कर सकते हो। यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एडमिशन चैप्टर के अंदर करा, ऐसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट था, ऐसा ही पार्टनर्स कैपिटल था, ऐसी ही बैलेंस शीट थी। अभी तो कुछ भी नया नहीं सीखा हमने रिटायरमेंट वाला पॉइंट, इसलिए मैंने कहा था 70-81 चैप्टर से गुडविल वाला पॉइंट रह गया जी बस। क्या क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशियो दे रखी है? क्या क्वेश्चन में कहीं गेनिंग रेशियो दे रखी है? मुझे कौन बच्चा बताएगा गेनिंग रेशियो कितनी? 3:1। परफेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। तो जैसे एडमिशन चैप्टर में क्या सीखा था हमने कि मान लीजिए एबीसी दो पार्टनर हैं और नया पार्टनर आया मिस्टर सी 1/3 शेयर के लिए, तो इसको 1/3 हो सकता है, ये दे हो सकता है, ये दे हो सकता है, आधा आधा नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इन्होंने इसी रेशियो में अपना शेयर सैक्रिफाइस करा इसके लिए, मतलब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता। ये बात हमने एडमिशन चैप्टर में सीखी। सेम बात रिटायरमेंट चैप्टर में कि एबीसी मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं और मिस्टर बी रिटायर हो रहा है फर्म से, तो इसका शेयर किसको मिलेगा कुछ मेंशन नहीं है, अगर तो उसी रेशियो में बटेगा जो पहले बढ़ते थे, मतलब कि सर मान लीजिए ओल्ड रेशियो 4:3:2 है और ए रिटायर हो रहा है, मुझे बताइए न्यू रेशियो क्या होगी? 3:2, वही गेनिंग रेशियो होगी। समझ आ रही है बात? सर मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है, गेनिंग रेशियो बताओ? 4:3, यही न्यू रेशियो है। ये प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन मतलब कुछ अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी, क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो नहीं दे रखी, सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखी। उस केस में ऐसा मानते हैं कि जो पार्टनर चला गया उसको काट दो, जो बच गया वही गेनिंग रेशियो है और वही न्यू रेशियो है। समझ पा रहे हैं जी आप? थोड़ा सिंपल लॉजिक इस पे यही है कि बराबर बराबर क्यों बांटते हैं नुकसान को या फायदे को। जिस रेशियो में पहले से फायदा बढ़ता आ रहा है या लॉस बढ़ता आ रहा है, तो ये लॉस या प्रॉफिट भी उस रेशियो में बढ़ना चाहिए। इसलिए ओल्ड वाले को ही हम न्यू मानते हैं, ओल्ड वाले को ही गेनिंग मानते हैं। क्लियर हो गई जी बात? ऐसे ही क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में 3:1 की रेशियो है और मिस्टर बी रिटायर हो रहा है, बताइए गेनिंग रेशियो क्या होगी? 3:1। गुडविल के एंट्री में कौन बैठता है जी डेबिट में? गेनिंग पार्टनर। किसको बिठाऊं डेबिट में बताओ? A is capital account debit, C is capital account debit. B sacrificing है कि gaining है? Sacrificing. A retiring partner is always a sacrificing partner. एक मिनट का समय देता हूँ जी आपको, खुद से अमाउंट ट्राई करें, आंसर बोले नहीं, कॉपी लगा के मैं चेक करता हूँ। जब क्वेश्चन का बिल्कुल एंड आ रहा होगा तो समझ लो 10 सेकंड का एक छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगा, सिर्फ वही डिफरेंट है एडमिशन चैप्टर से, बाकी 99% क्वेश्चन पूरा सेम है जैसे हमने एडमिशन में सीखा। हो गया। तुम मैं चेक कैसे करूँगा बस, बोलोगे तो सब सुन लेंगे ना। हो गया?
कोई बात नहीं। एंट्री का मॉडल लिखना पोस्ट करो। अपने पूरी बोल दो इसको ठीक करो। आपने डी को डेबिट क्यों बिठाया? एक ही बच्चे का सही आया अभी तक। ये टॉपिक हम 2 बार पढ़ चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन में भी रिटायरमेंट में भी कुछ भी चेंज नहीं है दोनों चैप्टर्स के अंदर। चलो फिर से ट्राई करो। फिर से ट्राई कीजिएगा। चलिए देखिए बोर्ड पर। सर पूरे फर्म की गुडविल 45,000 है, क्या बी को सारे पैसे दे दें? बी का शेयर कितना है? 2/6। इतने पैसे तो देंगे इसको। इतने से कैलकुलेशन क्यों नहीं हो पाई नालायकों से आपसे? बी का शेयर 2/6 है, मतलब 1/3 है, मतलब प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा बी ले जाता था, तो गुडविल का भी 1/3 हिस्सा बी को मिलेगा। पूरी गुडविल 45,000 की है, उसका 1/3 शेयर 15,000 मिलेंगे बी को। 15,000 रुपए ए देगा या सी? दोनों देंगे। तो 15,000 रुपए ए भी देगा और सी भी देगा। मिलकर के देंगे कौन से रेशो में मिलकर दें? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशो कितनी है जी? 3:1। 3/4 और 1/. कितना आता है? 11 11 ये काम करना था बस। आप खुद को देखो, आप जज करो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। अपने अपने आंसर को देखो, मैच करो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, क्या गड़बड़ हो रही थी आपसे और क्या सही करना था। अभी मैंने एंट्री आंसर में कुछ नई चीज नहीं सिखाई, प्रैक्टिस क्लास चल रही। पोस्टिंग करेंगे जिसकी ए डेबिट होना है 11750 से और सी डेबिट होना है 3750 से। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है। बी क्रेडिट हो रहा है 11,250 से। ए से पैसा जो आया 3750 से। सी से जो पैसा आया टोटल 50 नहीं, अलग अलग लिखेंगे इसको क्योंकि ट्रांसफर एंट्री दोनों सेपरेट होगी। 11 ए से इतना पैसा आया 11 समथिंग, बी से इतना पैसा आया 7750। फिर बता रहा हूं मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो गुडविल वैल्यूड है, अगर इस बुक के अंदर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में गुडविल वाला एडजस्टमेंट है। पीरियड वाली हर क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वैल्यूड वाली हर क्वेश्चन में है। क्योंकि सर जब भी बिजनेस से कोई रिटायरमेंट लेगा उस बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट पक्का की जाएगी और उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। कंपलसरी होना ही होना है, इसलिए हर क्वेश्चन करना कैसे, कुछ भी नहीं करना। गुडविल की वैल्यू दे रखी होगी, जो पार्टनर गेन कर रहा है डेबिट में बिठाओ, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट में बिठाओ। गुडविल का उतना ही पैसा देंगे उसको जितना उसका अधिकार बनता है। 15,000 रुपए का बनता अधिकार। 15,000 रुपए कौन देंगे सर? गेनिंग पार्टनर देंगे। कौन से रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो दे रखी है तो अच्छी बात, नहीं दे रखी तो होल्ड ही गेनिंग। इसको 3/5 मत कर देना या 3/6 मत कर देना। 3/5 वैसे करोगे तो डेबिट क्रेडिट को नहीं आएगा। जब पूरे 15,000 को बांट दें तो हम डिनोमिनेटर में टोटल ही लेंगे इसका। हाँ जी कैपिटल में ए के डेबिट में वो 250 आएगा 70। अच्छा किसने 750 रिकॉर्ड कर लिया था? कॉपी करने वाले बच्चे हैं वो।
नोट कर लिया जी सबने? सर बी की बात करते हैं, ध्यान से सुने। सर बी की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस का क्या करना चाहिए? एक तरीका तो ये है सर, बी रिटायरमेंट ले रहा है, उसको पैसे तो काम करना। जब बी पार्टनर रहा ही नहीं तो हम हिसाब किताब कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है सर, हिसाब किताब क्या कर रहे हैं कि बी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, उसको सारा अकाउंट बना रहे हैं। तो बी को तो ऐसे बताएंगे सर आपका कैपिटल 80,000 रुपए की, रिजर्व में आपका हिस्सा 8,000 रुपए का था, असेट्स की इवैल्यूएशन करी, उसमें प्रॉफिट हुआ, उसमें आपका हिस्सा 4,000 रुपए, और आपकी गुडविल 15,000 बनती थी। ए ने इतना पैसा दिया, सी ने इतना पैसा दिया, मिलकर के 15,000 मिल गया, टोटल आपका इतना पैसा बनता है। सर 7,000 रुपये आपके अकाउंट से काट लिया, आपने गुडविल पहले से रेज कर रखी थी, तो आप इतने पैसे बनते, तो पैसे दे देने चाहिए। लेकिन देखो इन जनरल क्या होता है सर, एक पार्टनर अगर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा, लगभग 1/3 पैसा उसका लगा हुआ है। मान लीजिए हमारी कंपनी में 30 लाख रुपए लगे हुए हैं सपोज, तो 10 लाख रुपए एक पर्टिकुलर पार्टनर के लगे हुए हैं, वो पार्टनर फर्म से जा रहा है, 10 लाख रुपए कहाँ से लेंगे? वो 30 लाख रुपए ना कैश रखा फर्म के अंदर। तो तीनों पार्टनर्स ने फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए लगाए मिल करके, तो सब कुछ असेट्स खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद ली, गुड्स खरीद लिए, कोई डेटर में पैसा ब्लॉक है, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे में थोड़ा टाइम पीरियड दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, कि हमने अभी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करा है, वहाँ से जैसे लोन हमें सर बी क्रेडिटर बन जाएगा। हाँ ठीक है, और तो डिस्कस करते हैं अभी। तो बी को हम ये बोलेंगे सर बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, लोन मिल जाएगा तो दे देंगे, या फिर एक इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। एक क्वेश्चन में लोन अकाउंट भी आगे जाकर के कि हमने उसको एज अ लोन ले लिया हो, उसको इंस्टॉलमेंट में चुकाते रहेंगे, ऐसा कुछ तय कर लिया। मतलब हम अकाउंटेंट से अगर कुछ नहीं बोला हुआ कि पेमेंट करी या नहीं करी, तो डेफिनेटली पेमेंट नहीं करी, ठीक बात है। तो इस कैपिटल को हम ऑटोमेटिकली बिना कहे लोन अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। अब बी का जितना भी पैसा बचा हुआ है ना, वो फर्म पर लोन हो गया, क्योंकि वो ले चुका फर्म से रिटायरमेंट। अब कैपिटल का पैसा तो रहा नहीं उसका, तो हमें उसका पैसा दे देना चाहिए। हमने पैसा नहीं दिया तो मतलब वो इस टाइम हम पर एज अ लोन, जब पैसे देंगे लोन खत्म हो जाएगा। तो बी का जितना भी बैलेंस आ रहा है हम ट्रांसफर कर देंगे बी लोन। एंट्री बोलो क्या हुई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। बिल्कुल सही है जी। बी की कैपिटल खत्म कर रहे हैं सर हम, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। सर लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, लोन सर लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो बेसिकली सर ये एट द एंड ऑफ द आंसर हमें ये एंट्री पास करनी है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है जिस चैप्टर में मैंने सिखाया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, कि रिटायरिंग पार्टनर का सारा बैलेंस को बैलेंस सीडी की बजाय बीज लोन लिखना। अगर सी रिटायर होता तो सी लोन, रिटायर ए होता तो ए लोन। बैलेंस शीट में बी की कैपिटल नहीं आएगी, इंस्टेड बी का लोन आ जाएगा। तो बैलेंस छोटा सा चेंज इक्वल भी आ सकता है, क्या बैलेंस इक्वल भी आ सकता है। इक्वल किससे? मतलब बैलेंस बचे ही ना, हाँ। हो सकता है। क्लियर हो गई जी बात? इतना सा चीजें जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, पैसे दिए या नहीं दिए या क्या हुआ, सारा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इसका बैलेंस आ रहा है। तो पैसे दिए तो क्या होगा, आने वाले क्वेश्चन में सीखेंगे। कम पैसे दिए तो क्या होगा, वो भी सीखेंगे आने वाले क्वेश्चन। पता है कितना बैलेंस आ रहा है? 25,000 35 कम बता रहे हो। 7,000 हाँ जी 1,07,000 1 लाख बोलने का सामान भी गलत लग रहा है मेरे को। बिल्कुल सही। मेरा तो 1 लाख का मान है। देखो 1 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस 1 लाख। टोटल लगा जी बी के क्रेडिट साइड का 1,07,000, इसमें से 7,000 डिडक्ट हुआ तो 1 लाख का बैलेंस बचा। मतलब सर बी का लोन जो है वो 1 लाख रुपीस का रह गया। हाँ जी बैलेंस निकालना है जी ए का।
टू बैलेंस शीट सेवन सिक्स टू फाइव जीरो 76250 बैलेंस निकालेंगे जिससी का 6750 66,000 58,750 क्वेश्चन लेंदी है लेकिन 8 मार्क्स हमें दे रहा है क्वेश्चन तो लेंदी नहीं है। वो जिसने कर लिया वो टोटल करें बैलेंस शीट का। आपने 20 लोग नहीं लिखा है इसमें? सर 3,17,200 क्या आपने भी वहीं से देखा जैसे मैं देख रहा हूँ क्या खुद किया? थ्री लैख 17,200 की बैलेंस शीट का टोटल बड़े ध्यान से एग्जाम में करना है। ये बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करता तो माइंड खराब हो जाता है एग्जाम में। कितने आती है मैक्सिमम एडजस्टमेंट क्वेश्चन में? 4 से 5। तो क्वेश्चन में क्या क्या अलग सीखा, क्या क्या नया सीखा, कौन सी गड़बड़ होने वाली जगह थी। मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 4 था जो गड़बड़ हो सकता था कि कैश में ऐड करना है और कंप्यूटर नाम से नई एसेट नहीं बनानी, इसमें गड़बड़ हो सकती थी। दूसरा सर मेरे अकॉर्डिंग गड़बड़ हो सकती थी जो एफपीआर वाली गुडविल है इसको राइट ऑफ करने की बजाय कई बच्चे टेस्ट में क्या करते हैं इस गुडविल को यहाँ लिख देते हैं बाय गुडविल अकाउंट, ये गड़बड़ होने के चांस हैं। इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल का राइट ऑफ कर रहे होते हैं। और जो गुडविल वैल्यूड वाली है बेसिक है लेकिन सबकी गलती होती है हर बार, तो उसकी बहुत सबसे ज़्यादा गलती इसी की मिलती है। इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है आपको। मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए आपको करता कि पूरा क्वेश्चन मत लेके चलो। जैसे मैं प्रैक्टिस करता था तो आज के टॉप गुडविल ले लिया सपोज, आज मुझे गुडविल का रिवीजन करना, बुक के सारे इलस्ट्रेशन लेके बैठ गया, गुडविल वाली एडजस्टमेंट पढ़ी, सॉल्व करी, आंसर देखा सिर्फ गुडविल वाला पॉइंट कि गुडविल वैल्यूड वाले फिट मैंने एंट्री पोस्टिंग सही करी है कि नहीं करी, गड़बड़ है तो सीख ली क्या गलती करी थी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा सिर्फ गुडविल वाला पॉइंट। ऐसे करते करते सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, गुडविल पक्की हो गई। ऐसे ही दिन में रिवैल्यूएशन अकाउंट लेकर के बैठ गया, क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैज है ऐसा, पार्टनर्स कैपिटल भी है, गुडविल भी है, बैलेंस शीट भी है, लेकिन मैंने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रैक्टिस करनी है। ये सोच रही इलस्ट्रेशन पहले लिया, हर एडजस्टमेंट्स पड़ी हुई वैल्यूएशन की, रफ वर्क में सॉल्व कर लिए और फिर आंसर से मैच कर लिए। गलतियां तो देखती कहाँ गड़बड़ हो गई। ऐसे करते करते सारे क्वेश्चंस कर लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट पक्का कर लिया। ऐसे एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते जाओ ताकि जो फुल फ्लैज क्वेश्चन में जो बेसिक चीज़ है वो एटलीस्ट आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। मतलब कोई नई एडजस्टमेंट एग्जाम में आ जाए वो आपसे नहीं हो पाए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो पक्का पता था आपको पहले से आनी और वो एग्जाम में गलत कर दो आप, कितनी गलत बात। तो ऐसे कॉमन चीज़ की प्रैक्टिस करो, एक तरीका है प्रैक्टिस करने के लिए घर में। अच्छा जी, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है, सैटरडे को आपका टेस्ट है क्लास के टाइम। सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है, टेस्ट है क्लास के टाइम पर 6 बजे। संडे नो क्लास नो टेस्ट। टेस्ट जो होगा वो जनरल होगा, उसके अंदर सारे क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू भी, ट्रू फॉल्स भी, फिंगर ब्लैंक्स भी, थ्योरी भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, रेशो भी, गुडविल भी, रिजर्व भी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी, पार्टनर्स कैपिटल भी। 20 नंबर के आसपास का टेस्ट बनेगा, उसमें आपको 40 मिनट में आपका टेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन 50 मिनट दिए जाएंगे। टाइम आपको 6 बजे ही आना है, 5 से 10 मिनट जो आपको डाउट्स वगैरह पूछना हो उसके लिए। जब टाइम टेस्ट आप स्टार्ट करेंगे मैं उसमें टाइम नोट कर दूँगा, उस टाइम से आपको 50 मिनट दिए जाएंगे और जितना भी टाइम खत्म हो 7, सवा 7, साढ़े 7 डाउट्स आप पूछ सकते हो कितनी भी देर तक, तो पूछना है तो पूछ सकते हो। तो चैप्टर 5 का ना, चैप्टर 5 एडमिशन, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक नहीं रहेगा टेस्ट के अंदर, उससे पहले तक के क्वेश्चन हैं।
जो टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसकी भी आपको प्रैक्टिस करके आनी है, सिर्फ उस एडजस्टमेंट को स्किप करना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आपको लास्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगी कि कैपिटल एडजस्ट करनी है, प्रोपोर्शनेट, उस वाले पॉइंट को स्किप कर दो। बाकी आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आना, प्रैक्टिस उसकी भी करनी है, उसका उसमें से स्टार्ट। ठीक है।